हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 27 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा जी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिस्कस किया इसके पहले। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फिजिकल क्वांटिटी और डिफाइंड होती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा इम्पॉर्टेंट है बेटा जी। और इसको पढ़ने से पहले हमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हमने 11th में पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कैसे करेंगे और उसको हम कैसे डिराइव करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हमने जो है पॉइंट आउट किया है थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। और आपको मैंने यहाँ पर 3 सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इनिशियल पोजीशन I लिखा हुआ है हमने, और ये F क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है बेटा जी। और ये 3 वेज आपको मैंने दिखाए हैं, ठीक है ना। मान लो ये ब्लॉक जो है अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, मतलब ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और हम ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ब्लॉक को इनिशियल पॉइंट से ले करके बिल्कुल स्ट्रेट गए और चले गए हम फाइनल पॉइंट पे चले गए, ठीक है ना। तो कुछ हमने वर्क किया होगा, ठीक है ना, वर्क हुआ होगा। किसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो ग्रेविटी ने तो वर्क किया। अगर आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुँचे तो क्या ग्रेविटी ने काम किया? आपने कहा यस सर काम किया, नेगेटिव में काम करे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। ग्रेविटी कहाँ लगी है? नीचे की तरफ। तो जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो निगेटिव होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपने कहा कि सर वर्क हुआ, ग्रेविटी ने वर्क किया। एक पाथ हमने ये बनाया, ब्लॉक को हम ऊपर ले गए, थोड़ा सा राइट में ले गए, फिर अप ले गए, फिर लेफ्ट ले गए, फिर हम पहुँचे फाइनल पोजीशन में। जो हमारी फाइनल पोजीशन है वो वही है जो पहले थी, F, ठीक है ना। हाइट वही हम गेन कर रहे हैं जो पहले में किया था, वही सेकेंड में भी हमने हाइट गेन करना है और किया भी हमने, लेकिन हमारे जाने का रास्ता अलग है, ठीक है ना। रैंडम तरीके से हम पहुँचे फाइनल पॉइंट पे। थर्ड में हमने कोई और पाथ अप्लाई किया, जिग जैग पाथ लेकर के हम पहुँचे फाइनल पोजीशन में। तो ये तीनों जो आपको कंडीशन हमने दिखाई है, इन तीनों कंडीशन में आप एक ही हाइट गेन कर रहे हो, मतलब जो फाइनल पॉइंट है वो फिक्स है, ठीक है बेटा जी। और इनिशियल भी फिक्स आपका है, लेकिन पाथ अलग अलग है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई जो वर्क आप कर रहे हो तीनों पाथ में वो क्या होगा, क्योंकि जो वर्क यहाँ पर हो रहा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, और वो वर्क हमेशा तीनों केस में सेम होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जब भी वर्क होता है, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क होगा, तो वर्क इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने किस पाथ को फॉलो किया है। वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। आप रैंडम किसी डायरेक्शन से जा सकते हो, आप उससे कोई मैटर नहीं है। इनिशियल और फाइनल अगर सबके लिए सेम है और फोर्स लगा है कंजर्वेटिव, तो हर केस में क्या होगा? तुम्हारा वर्क डन सेम होगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। मैंने लिखा हुआ फोर्स इज सेड टू बी द कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स in moving a body depends only on the initial and final position and not on the nature of the path followed between the initial and final position। किस पाथ को फॉलो कर रहा है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए, ठीक है बेटा जी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? तो बेटा आपने क्या कहा कि ये जो इन तीनों केसेस में, जो 3 केसेस हैं, इनमें वर्क डन सेम होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज सेम इन ऑल 3 केसेस। इट मीन्स जो कंजर्वेटिव फोर्स आपका कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। तो इसमें भी वर्क डन वही होगा। अगर आपने कहा कि इसमें वर्क डन आपका मान लो W है, तो इसमें भी कितना होगा? W होगा। इसमें भी क्या होगा? आपका W होगा। तो वर्क डन तीनों केसेस में सेम होगा। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो उसकी, अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया है और फोर्स आपका कंजर्वेटिव है, तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स
ठीक है ना, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है ना, ये पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है बेटा जी, तो ये आपने कहा कि हम कंजर्वेटिव के वर्क को डिफाइन किया हमने। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैसा है, कंजर्वेटिव है ना। और आपका जो स्प्रिंग फोर्स आपने पढ़ा होगा, स्प्रिंग फोर्स, वो भी कैसा है, कंजर्वेटिव है। ठीक है बेटा जी, तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना होगा 11th में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम। आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम सुना होगा। आपने कभी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं सुना है। तो आप यहाँ आप ये जानते हो, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ कि क्या आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इसका नाम सुना ही नहीं सुना आप लोगों ने? कहोगे सर बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप कहोगे सर ये क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये क्या है? ये कंजर्वेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल जो ये आपका ये ग्रेविटेशनल ये जो होता है फोर्स, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स से ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है बेटा जी, अगर फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हमने किया था, यस, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहोगे सर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बोलो? स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है ना। तो स्प्रिंग फोर्स का कैसा होता है तुम्हारा? कंजर्वेटिव होता है। ठीक है ना। अगर किसी ने कह दिया, मान लो कि क्या फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी सुना है कभी आप लोगों ने? फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी कभी सुना आपने है? नहीं सुना है। फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी हमने नहीं सुना है, ये आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। मतलब जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये मैंने आपको नोट में मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो मेन डेरिवेशन अभी तो बाद में आएगा, बट इसको अंडरस्टैंड करो कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आप की जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू आती है। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा है कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है बेटा जी, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं है, क्योंकि गलत है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। ठीक है बेटा जी, इसका ये मतलब हुआ, एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के इसका आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप कहोगे सर कि पोटेंशियल, ये चीज़ नोट करने वाली है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, है ना, ओनली फॉर व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, या वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जहां पर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करेंगे। आई थिंक मेरी बात समझ में आई। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए हम जो है पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या है? ये जो आपका है कंजर्वेटिव फोर्स है।
ठीक है ना। और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगा, बनाएगा। कहीं पर अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया तो क्या वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, आप कहोगे सर एस डेवलप होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी बनाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो है 100% श्योर है, इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, उसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल कहीं से आ रहा है तो वहाँ पर उसको एनर्जी मिलेगी जो कि कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो हर फील्ड में एनर्जी होती है, आप जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ बनेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी होगी, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम उसके बारे में जा रहे हैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करने। ये आपका थोड़ा सा इंट्रो था बेटा जी, अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है बेटा जी, आपके लिए हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे और आपने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से ही डिफाइंड है, जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स लगाया वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अदरवाइज आएगी ही नहीं। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो अब देखिए हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करने, ठीक है बेटा जी। तो ये देखिएगा, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसको मैंने डिफाइन किया, ठीक है ना। अब हम अभी इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि हम एक नई वीडियो बनाएंगे जब, तो वहाँ पर पूरा प्रॉपर डेरिवेशन देंगे बिल्कुल 1 बाय 1 करके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में सीखा, किसी बच्चे को कोई डाउट होगा डिस्कस करेगा। मेरी अगली वीडियो जो होगी 28 में हम पूरा का पूरा उसका डेरिवेशन देंगे और बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वहाँ पर मीनिंग क्या है और कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा जी। अदरवाइज़ वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसको आप लोग रीड करना, अंडरस्टैंड करना बेटा जी। यहाँ से इसको पॉज करके इस सारे नोट्स को आप लोग पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है बेटा जी। ओके, थैंक यू बेटा।